रिप्रोडक्शन आज हम पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएंगे और उसके अंदर हमें पढ़ना क्या होता है। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसके अंदर शामिल है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कितने टॉपिक हुए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा टॉपिक हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल और चौथा टॉपिक हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज। एसटीडीज तो एसटीडीज के अंदर आपको पता है कि हर एक डिजीज का एक कॉज होता है और सिम्टम होता है। कारण जो कुछ भी डिजीज की हेडिंग होगी हम उनको पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है नंबर 5 टॉपिक, वो होता है जैसे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इनकी रेगुलेशन करते हैं। ये हेडिंग है हार्मोन्स दैट रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नया एसटीडी बुक है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स की अलग हेडिंग है, एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनकी हार्मोन्स की भी हेडिंग अलग अलग हेडिंग है, अलग टॉपिक मौजूद है। पुराने बुक में ऐसा अलग टॉपिक नहीं था क्योंकि हमारे साथ भी काफी सारे स्टूडेंट इंप्रूवर बैठे हैं, ऑनलाइन में भी इंप्रूवर बैठे हैं, तो उनकी नॉलेज के लिए कि जो न्यू बुक है उसके अंदर एक अलग हेडिंग है टॉपिक है हार्मोन सेक्शन को भी हम पढ़ेंगे। तो टोटल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इस चैप्टर के अंदर ये 5 टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीखेंगे, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कोई भी जैसे सिस्टम होता है बॉडी का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसके फंक्शन भी होंगे जरूर। जितने भी बॉडी सिस्टम है तो उनके फंक्शंस होते हैं। पहले सबसे पहले ये तो नोट करेंगे हम, जो ये इतना बड़ा सिस्टम जो पढ़ रहे हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इसके दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पहला फंक्शन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन के प्रोडक्शन के ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की फॉर्मेशन का जो अमल होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्म्स की फॉर्मेशन का अमल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। दूसरा जो फंक्शन है वो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स की ट्रांसफर करना किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस कराना, ये जो काम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। क्यों जरूरी होता है? बिकॉज जो फीमेल जो गैमीट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्स है, और मेल गैमीट जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स कहते हैं। स्पर्म प्लस एग उसके नतीजे में जाइगोट बनेगा, और जाइगोट इज द बेसिस ऑफ न्यू लाइफ। न्यू इंडिविजुअल जो बनेंगे, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ही है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। तो न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन से बनता है। न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन से बनता है। एक सेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। स्पर्म के बनने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए होता है। अब ये स्पर्म इंट्रोड्यूस कराने होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो ये काम होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा। एंड यू नो वेरी वेल कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? स्पर्मेटो जैसे टेस्टिस के अंदर एक सेल्स है, खासतौर पे सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स होते हैं जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन, स्पर्म प्रोडक्शन, उसमें इनका सर्टोली सेल्स का रोल होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, एफएसएच स्टिमुलेट करेंगे सर्टोली सेल्स को, और बदले में जो है सर्टोली सेल्स जो स्पर्म की प्रोडक्शन करेंगे टेस्टिस के अंदर। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
जितने भी स्ट्रक्चर्स है हम इनकी वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, और उन हर स्ट्रक्चर की अलग अलग फंक्शंस हैं, वो हम सीखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है, हर एक स्ट्रक्चर का क्या क्या काम है, तो वो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। तो नेक्स्ट हेडिंग में हम आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स या पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स या पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स या इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स आर कंपोनेंट्स, पार्ट्स कहें या कंपोनेंट्स कहें, पार्ट्स आर कंपोनेंट्स। तो थ्री इसकी कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल जेनाइटलिया, इंटरनल जेनाइटलिया, इंटरनल जेनाइटलिया। दूसरी कैटेगरी होगी जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनाइटलिया, एक्सटर्नल जेनाइटलिया, एक्सटर्नल जेनाइटलिया। और तीसरी कैटेगरी होगी एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स के जो थ्री सेट्स होते हैं, थ्री कौन से सेट्स होते हैं हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक सेट के हवाले से जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल का जो है पेयर होता है। एक और ग्लैंड है जिसका नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। और तीसरा जो सेट होता है वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है इसका पेयर होता है, राइट और लेफ्ट साइड। आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटलिया। जो एक्सटर्नल जेनाइटलिया होते हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जैसे मेल कप्युलेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड पीनिस और स्क्रोटम, ये एक्सटर्नल जेनाइटलिया की हेडिंग में आएंगे। Penis is included in the external genitalia. Scrotum is included in the external genitalia. पहली बार जेनाइटलिया लफ्ज को सीखे है क्या। जेनाइटलिया, जेनाइटल से इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो एक्सटर्नली नजर आ रही है। जैसे इवन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो मेल बेबी पैदा होता है तो उस वक्त एक्सटर्नली कौन सी फीचर्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जो विजिबल होते हैं, जो नजर में आए, तो उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटल। जाहिर है विजिबल या नजर में आने वाला पार्ट एक पीनिस होता है और दूसरा होता है स्क्रोटम। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसके अलावा इन दोनों के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं जो नजर नहीं आते हैं, इंटरनल है, तो उन्हें हम कहेंगे इंटरनल जेनिटल, उन्हें हम कहेंगे इंटरनल जेनिटल। जस्ट आप एक्सटर्नल जेनिटल जहन में रखें, बाकी जितनी भी कैटेगरी है वो सब इंटरनल जेनिटलिया है। तो हम वन बाय वन हम सबको सीखेंगे। पहले इंटरनल जेनिटलिया पे आएंगे और इंटरनल जेनिटलिया के अंदर जैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे वन बाय वन इनको सीखते जाएंगे। पहली कैटेगरी में हम आते हैं इंटरनल जेनिटलिया। इंटरनल जेनिटलिया यानी ऐसे जेनाइटल्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो बाहर नजर नहीं आते, जो बॉडी के अंदर है, किसी लिहाज से अंदर है, तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनल जेनाइटलिया, इंटरनल जेनाइटलिया, दे आर कॉल्ड इंटरनल जेनाइटलिया। तो इंटरनल जेनाइटलिया के अंदर पहला पार्ट जो है वो हम नंबर वन पार्ट पे आते हैं। नंबर वन पार्ट दैट इज द टेस्टिस पिल्यूरल, और इसका जो सिंगुलर होता है वो टेस्टिस है, TESTIS। ठीक है, ये सिंगुलर हुआ। टेस्टिस आर आल्सो कॉल्ड टेस्टिकल्स, जिन्हें टेस्टिकल्स भी कहते हैं, टेस्टिकल्स भी कहते हैं। जो मेल गोनेड्स है, जो मेल गोनेड्स हैं
टेस्टिस प्लूरल ई लगने से प्लूरल होता है, आई जो होता है वो सिंगुलर होता है। कभी कभार जैसे बायोलॉजी के अंदर जो आपको पता है कि डबल है, सिंगल है, ई या ई या आई से मतलब चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि एस टी आई एस सिंगुलर है कि एस टी एस जो है प्लूरल होता है। टेस्टिकल्स भी कहते हैं जो मेल बोडेड्स हैं। सबसे पहले इनके फंक्शन आप देखें कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो फिर आपको जो अंदाजा होगा कि ये हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, कितने ये इंपॉर्टेंट आर्गन्स हैं। फंक्शंस के हवाले से हम देखेंगे टेस्टिस के फंक्शन क्या है। फंक्शन के हवाले से पहला पहला फंक्शन जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स वो टेस्टिस के अंदर होती है। नंबर टू, दूसरा जो फंक्शन है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन की भी प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होती है, जो हम प्रीवियस सेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। हार्मोन का नेम होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दो इतने वाइटल और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इनके टेस्टिस के होते हैं। आपने सीरीज में पढ़ी है कि जैसे सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस जो होते हैं, सर्टोली सेल्स, सर्टोली एक पर्सन का नेम है, उससे जो है ये सर्टोली सेल्स का नेम आया। सर्टोली सेल्स पे जब एफएसएच का एक्शन होगा या एक्ट करेगा या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, पढ़ चुके हैं आप। इसी तरह से हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है वो एक और सेल्स है लेडिंग सेल्स। लेडिंग भी पर्सन का नेम है, इस वजह से लेडिंग सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये जो है टेस्टिस के सबसे पहले दो फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है, वेयर दे आर लोकेटेड। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, लोकेशन, लोकेशन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन के बाद है लोकेशन ऑफ टेस्टिस। लोकेशन के हवाले से देखें, जब डेवलपमेंट हो रही होती है मदर की बॉडी के अंदर, एग की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट के दौरान जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जब भी डेवलपमेंट होगी तो दायरा एक ही करके जैसे स्ट्रक्चर्स बनती जाती हैं, तो शुरू में जो टेस्टिस बनेंगे, शुरू में इनिशियल जो डेवलपमेंट की फेज के अंदर जब टेस्टिस बनेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड के, हाँ जैसे टेस्टिस बनेंगे, जैसे ये राइट साइड और लेफ्ट साइड का टेस्टिस है, तो ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनेंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनेंगे। these testes are found in abdominal cavity, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। यू नो वेरी वेल, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर एक थोरेसिक कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है जिसके अंदर लंग्स और हार्ट, और दूसरी जो कैविटी होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंटेस्टाइन ये स्टमक वगैरह किडनी ये सब मौजूद है। तो शुरू में डेवलपमेंट के दौरान जब बेबी मदर की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा होता है, तो उस बेबी के अंदर जैसे शुरू में ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दोनों टेस्टिस बनते हैं। फिर क्या होता है, जब डेवलपमेंट आगे जो प्रोसेस चलता है, डेवलपमेंट जब कंप्लीट होने को जा रही होती है, तो बिटवीन द थाइस, थाइस के दरमियान एक पाउच है, स्किन का एक पाउच है, स्किन के पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये डिसेंड डाउनवर्ड होता है। स्क्रोटम इज द पाउच ऑफ स्किन, स्किन का एक जस्ट पाउच है, उसके अंदर आके ये डिसेंड डाउनवर्ड। डिसेंड डाउनवर्ड का मतलब है डेवलपमेंट के दौरान ये एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए किसके अंदर आ जाएंगे, अब ये आ जाएंगे इस पाउच ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम के अंदर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों होता है कि उधर पड़े होते ये नीचे डिसेंड डाउनवर्ड, ये ऐसा क्यों हुआ, उसका भी रीजन है। उसका भी रीजन है जो हमारे बुक में मेंशन है, ठीक है। रीजन उसका ये है कि भाई ऐसा क्यों होता है।
रीजन ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है जिसपे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। एंड यू नो वेरी वेल, एक हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है आपको पता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म्स आर अनएबल टू डेवलप, स्पर्म्स आर अनएबल टू डेवलप, स्पर्म यहाँ पे नहीं बन सकते। तो नेचर ने जैसे एक फिनोमेना या मैकेनिज्म कि स्पर्म जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर्स है, तो टेस्टिस है, टेस्टिस को बॉडी से बाहर जो लोकेट कर दिया पाउच के अंदर। अब जो है यकीनन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नहीं बन सकते हैं, तो कौन से बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। पुराना बुक था उसके अंदर जस्ट 1 और 2 डिग्री ऐसे कम लिखा हुआ था, तो यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर से उस पे स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस वजह से टेस्टिस आर हाउस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब जो स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इस वजह से जो है ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी थाइस के दरमियान एक स्टिंगी पाउच, उसके अंदर डिसेंड डाउनवर्ड हुए हैं और अब जो है स्पर्म के अंदर जो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे टेस्टिस की स्ट्रक्चर को नोट करेंगे कि एक टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। व्हाट इज प्रेजेंट इन टेस्टिस? टेस्टिस या इस तरह की जो स्ट्रक्चर हमारे बुक के अंदर मेंशन है, तो उसके अंदर साइज वगैरह का जिक्र नहीं है कि ये इसकी साइज वगैरह कितनी होती है। आगे आप हायर स्टडीज में आप जाएंगे यकीनन साइज वगैरह को भी आप आगे सीखेंगे, पर ओवरऑल तकरीबन 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक जो है टेस्टिस की साइज होती है। और हर एक टेस्टिस के अंदर जो है इसी पार्टीशंस है, पार्टीशंस है, काफी सारे पार्टीशंस हैं और इन पार्टीशंस को कहेंगे सेप्टम देंगे। पार्टीशन इज कॉल्ड एज सेप्टम, पार्टीशन इज कॉल्ड एज सेप्टम। अब दो पार्टीशंस के दरमियान एक अंदर एक कंपार्टमेंट बन गया है, पार्टीशन के दरमियान कंपार्टमेंट बन गया है। हिदायतुल्लाह कंपार्टमेंट को क्या कहेंगे? हर एक कंपार्टमेंट को लोब्यूल कहेंगे और ऐसे लोब्यूल्स की तादाद तकरीबन एक टेस्टिस के अंदर 250 के करीब तादाद होती है। पार्टीशंस, पार्टीशन है वो है सेप्टम। जाहिर है सेप्टम ऐसे सेप्टा ज्यादा होंगे तो दरमियान में एक कंपार्टमेंट बनेगा, तो उस कंपार्टमेंट को हम कहेंगे लोब्यूल। एक सिंगल टेस्टिस के अंदर तकरीबन 250 प्लस ऐसे लोब्यूल्स होते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल, जिनकी शेप होती है यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप ऐसे ट्यूब्स की स्ट्रक्चर होती है। क्वाइल्ड होते हैं, कन्वोल्यूटेड और क्वाइल्ड ट्यूब्स होते हैं, पर होते हैं यू शेप स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये है सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल, सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल, सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल। और एक लोब्यूल होता है तो उसके अंदर तकरीबन 3 और 3 प्लस जो है ऐसे सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 3 और +3 जो है ऐसे सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो इस तरह से काफी सारे हम यहाँ बना सकते हैं कि जैसे बना टाइप कम है तो आप समझ सके बस। तो ये जैसे एक सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे एक ये सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल होते ही तो तकरीबन 3 प्लस की तादाद में ऐसे सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं। सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल आगे मिल जाएगी, एक सिंगल जो ट्यूब बन जाएगा, आगे नहीं एक ट्यूब बन जाएगा। बाय द वे होते जिस तरह से ये यू शेप्ड ट्यूब्स होते हैं, यू शेप्ड, यू शेप्ड ट्यूब होते हैं, यू शेप्ड ट्यूब होते हैं, पर आगे जिस तरह से ये मिलके एक सिंगल ही ट्यूब बन जाता है, पर होते ये यू शेप्ड ट्यूब है, ये यू शेप्ड ट्यूब है। तो अगर इसका हम एक सेक्शन करें फॉर एग्जाम्पल,
इसका इस ट्यूब का अगर हम सेक्शन करें तो जाहिर है ट्यूब्यूल है, ट्यूब है, तो सेक्शन करेंगे तो हमें ऐसे ही नजर आएंगे ट्यूब्स जो है। तो अंदर गैप होगा, उसे कहेंगे ल्यूमन कहेंगे। और इसके अंदर काफी सारे सेल्स होंगे, उसके अंदर वन ऑफ द सेल होगा जिसका नेम होगा सर्टोली सेल्स। सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं जो सर्टोली सेल्स होते हैं। आपको पता है दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। इन सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं जिसमें वन ऑफ द सेल सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स दे प्रोड्यूस स्पर्म। इसी तरह से अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर सर्टोली सेल्स हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। और सराउंडिंग जो इसकी होती है सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल की इर्द गिर्द जो स्पेसेस होते हैं उसके अंदर एक और सेल होता है। सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक और कैटेगरी होती है जो स्पेसेस में होती है, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल कोई स्पेसिफिक टाइप का सेल नहीं है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, पूरा नाम इस तरह से है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। कई और जगहों पे भी ऐसे इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद हैं, पर टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो स्पेस या गैप होगा, इंटरस्टिशियल का मतलब ही होता है गैप और स्पेस। मेन जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल है, उसकी इर्द गिर्द जो स्पेस या गैप है, गैप के अंदर भी सेल्स मौजूद है जिन्हें हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। Interstitial cells of Leydig, they produce testosterone hormone. Interstitial cells of Leydig, they produce testosterone hormone. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन। सर्टोली सेल्स दे प्रोड्यूस, सर्टोली सेल्स दे प्रोड्यूस स्पर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने नोट की। अब हमें एक नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं कि जितने भी सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये जितने भी सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, आगे एक और ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, ट्यूब्स का एक और नेटवर्क होता है जिसे हम कहेंगे रेटी टेस्टिस कहेंगे। इस नेटवर्क को कहेंगे रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्ट, रेटी टेस्टिस यानी स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन हुई वो इधर सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल में हुई है। उसके बाद ये रेटी टेस्टिस में जाएंगे, रेटी टेस्टिस से आगे, रेटी टेस्टिस से आगे येलो कलर खत्म हुआ, खत्म थे ना ये सब भी ना सब मेहनत की, you know, हाँ मेहरबानी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद ये सब ज्वाइन करेंगे इसको, आगे जो आप देख रहे हैं रेटी टेस्टिस। अब जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो ये सब जो है सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल जितने भी होंगे इस रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद अगेन एक और जो ट्यूब्स का चंद एक होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ये जो ट्यूब्स है इनका नेम है वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया जो आगे इपिडिडिमिस, इपिडिडिमिस हाईली एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है जिसका नेम होता है इपिडिडिमिस। 6 मीटर एक लॉन्ग ट्यूब होता है, इसका नेम होता है इपिडिडिमिस। इपिडिडिमिस, इपिडिडिमिस। ये हाईली क्वाइल्ड और कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, हाईली क्वाइल्ड और कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। और ये जो ट्यूब्स है इनका नेम है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ये जो स्पर्म्स जो को आगे एपिडिडिमिस में भेज देंगे जो 6 मीटर लॉन्ग है। अब थोड़ी सी आप इनकी सीरीज को नोट करें, स्पर्म किधर बनते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन का अमल जैसे हम यहाँ पर सीख रहे हैं ना, लाइन में आते हैं इधर के ऊपर, इधर आते हैं। चलो इधर हम नोट करते हैं।
स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो हुई है वो सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुई है। सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये स्पर्म्स जो है रेट्री टेस्टिस में गए। रेट्री टेस्टिस के बाद जैसे देन जो है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद देन यू नो वेरी वेल इपीडिडीमिस में गए। इपीडिडीमिस, इपीडिडीमिस के बाद एक वास डिफरेंस है, जो अलग जैसे डक्ट है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद है यूरिथ्रा, बट रास्ते के अंदर एक इजैक्यूलेट की डक्ट भी आता है, उसको भी हम सीखेंगे। तो स्पर्म्स के जो पाथ में, यानी जहां से प्रोड्यूस हुआ और रिलीज हुआ, उसका एक पूरा पाथ है। स्पर्म सिमिलिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस हुए, देन जो वो कलेक्ट हुए रेटिटेस्टिस के अंदर। रेटिटेस्टिस के बाद देन और भी एक डक्ट का, ट्यूब्स का छोटा सा एक सिस्टम है जिसका नेम है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद देन एक हाईली कन्वोल्यूटेड आर कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं, 6 मीटर लॉन्ग के ट्यूब टेस्टिस के साथ ही अटैच्ड होते हैं। इस ट्यूब का नेम होता है एपिडिडिमिस, डक्ट का नेम एपिडिडिमिस, जहाँ पे आर्जी तौर पे भी स्पर्म स्टोर होते हैं। और उसके बाद जैसे एक वास डिफरेंस होता है, और यू नो वेरी वेल वास डिफरेंस इज कॉमनली कॉल्ड स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। और ये एक ऐसा हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो आपके एब्डोमेन में दाखिल होता है। टेस्टिस दे आर हाउस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। वापस से एब्डोमेन के अंदर जो पार्ट अंदर होता है वो होता है वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस देन जाके कॉइल लूप बनाएगा, यूरिटर यूरिनरी ब्लेडर, देन दोनों साइड के वास डिफरेंस ज्वाइन करेंगे यूरिथ्रा को, और देन यूरिथ्रा के जरिए देन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड और सीमेन उसके जरिए स्पर्म्स जो है बॉडी से बाहर जाते हैं। प्रोसेस इजैक्यूलेशन, इस प्रोसेस को कहेंगे इजैक्यूलेशन। जब स्पर्म जो रिलीज होंगे बॉडी से बाहर जाएंगे, इजैक्यूलेशन, उस समय को कहते हैं इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन से जो है रिलीज होगी स्पर्म्स की, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड की होगी, तब जो है बॉडी से बाहर आएंगे। पर पाथ हमने नोट किया, स्पर्म की फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, देन रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया। वास डिफरेंस और वासा एफरेंशिया में फर्क है। वास डिफरेंस इज सिंपली कॉल्ड स्पर्म डक्ट, और वासा एफरेंशिया जो होते हैं, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया जैसे आप देख रहे हैं कि रेटिटेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करके इपीडिडिमिस की तरफ लेके जाते हैं। इपीडिडिमिस वास डिफरेंस यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से देन इजैक्यूलेशन, और स्पर्म्स जो है बॉडी से बाहर है। तो होपफुली आपने इसको सीखा होगा। एक सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, जो आप स्टूडेंट से सीखते हैं, हमारी कैलकुलेशन पूरे कैलकुलेशन करना है, कौन करना है यार, मोबाइल निकल, मोबाइल निकल सभी का मोबाइल में बुद्धि को रिकॉर्डिंग करेंगे, और वो रिकॉर्डिंग करना लगेगा बुद्धि में, लेकिन करना बंद करे, पढ़ रहा हूँ करना बंद करे। एक टेस्ट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का तादाद कितना हो, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर देयर इन अ टेस्टिस। देखिए बोले सर किताब बोले तो कोई ना एडिशनल, जैसे आप देखें ना लोब्यूल्स की एक टेस्टिस के अंदर 250 प्लस भी होता है, थोड़ा बहुत तादाद और भी ज्यादा होता है, पर जनरली इसको 250 कंसीडर किया जाता है। और एक लोब्यूल के अंदर ऐसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे तो तादाद होगी 750, और बोथ टेस्टिस अगर होंगे तो उसके अंदर एवरेजली 1500 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, बाकी से मान जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो टेस्टिस होते हैं जिनका काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, इन्हीं टेस्टिस के साथ एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है, तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, पर बट हाईली क्वाइल्ड होता है। इसका नेम होता है इपीडिडिमिस, इपीडिडिमिस, इपीडिडिमिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद इपीडिडिमिस में आएंगे।
इपिडिडिमिस फैन जो है, यहाँ से इपिडिडिमिस में से एक डक्ट ट्यूब पास होता है, और इस डक्ट या ट्यूब का नेम होता है वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जो है आगे वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस ही पार्ट होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंटर होता है, और इसका ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपवर्ड है और जा रहा है, लाइक इसके अंदर स्पर्म्स है और कोई लिक्विड फिलहाल नहीं है, ओनली एंड ओनली स्पर्म्स जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं, स्पर्म्स ही ट्रैवल कर रहे हैं। जो एंड पार्ट होता है इस वास्ट डिफरेंस का थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, इस एंड पार्ट को जो स्वेलिंग पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट है, जिसका नेम है एम्प्यूला, वास्ट डिफरेंस का ही पार्ट है बट थोड़ा सा वाइडर होता है, और इसके अंदर स्पर्म्स एज अ रिजर्वायर के तौर पे, आर्थिक तौर पे स्पर्म्स यहाँ पे थोड़ा स्टोर हो सकते हैं, उनके लिए रिजर्वायर होता है, उनके लिए ये रिजर्वायर होता है। एक्सपेंडेड पार्ट, वाइडर पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस जो है ये इसका नेम होगा एम्प्यूला, वाइडर पार्ट का नेम होगा एम्प्यूला। अब हम जैसे इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि जैसे एक ग्लैंड है जिसका नेम है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल जो हमने पढ़ा है, ये सेमाइनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल पेयर की सूरत में, सेमाइनल वेसिकल पेयर की सूरत में, पेयर का मतलब है एक राइट साइड से भी होगी एज वेल एज एक लेफ्ट साइड से भी होगी, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल की सीक्रेशन जो होती है उसके अंदर स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पर्म्स को स्विम करने के लिए एक थोड़ी सी लिक्विड या फ्लूइड भी प्रोड्यूस करते हैं, पर मेन इसके अंदर जो है स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इस सेमाइनल वेसिकल के अंदर, ये फ्लूइड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब आप थोड़ा सा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका एक डक्ट इसको देखें और दूसरा एक डक्ट, इस वास डिफरेंस को दोनों ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद एक नया डक्ट बनता है, एक नया जो डक्ट बनता है इसका नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इस नए डक्ट का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है कैसे बना, अभी इसको हम थोड़ा सा ये इधर लिखते हैं कि हाउ इजैक्यूलेटरी डक्ट इज फॉर्म। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो बना है, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो बना है, ये पुराने बुक के अंदर ये पॉइंट नहीं थी, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो बना है वो एक तो वास डिफरेंस जो एक्चुअली डक्ट है, ट्यूब है, नाली है, और किसके साथ ज्वाइन हुई, डक्ट ऑफ, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, दोनों जब ज्वाइन हुए, कनेक्ट हुए, लिंक हुए एक डक्ट के जरिए, और इस डक्ट का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इस डक्ट का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट डायरेक्टली अब इंटर्स इनटू यूरिथ्रा, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है अब यूरिथ्रा के अंदर इंटर होगा, एंड यू नो वेरी वेल कि यूरिथ्रा इज कॉमन फॉर यूरिन एज वेल एज सीमेन, ये यूरिथ्रा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है, यूरिथ्रा इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो किस तरह से ये हमने नोट किया है, तो इस साइड से भी, लाइक यू नो वेरी वेल, यहाँ से भी एक वास्ट डिफरेंस आएगा, इधर भी इसका एक्सपेंडेड पार्ट होगा जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं, ये एम्प्यूला का डक्ट, एम्प्यूला का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, एम्प्यूला का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, एम्प्यूला का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल। यस सर, जेठान सर। विश्व अच्छा है। तो इनमें से भी एक डक्ट या ट्यूब आता है, ये भी इसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, इस साइड से भी इजैक्यूलेटरी डक्ट आता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट किसको आगे ज्वाइन करेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ज्वाइन करेगा यूरिथ्रा को। अब यूरिथ्रा के अंदर जो है जो सेमेन और ये ग्लैंड्स है, इनकी जो सीक्रेशन है वो दोनों पास होंगे। तो होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, हाउ इट इज फाउंड। Ejaculatory duct is formed by the combination of duct from seminal vesicle and vas deferens का duct है, ये दोनों ज्वाइन होंगे, लिंक होंगे, तो एक
ट्यूब बनता है और इस डक्ट या ट्यूब का नेम होता है इजेक्यूलेटरी डक्ट। इजेक्यूलेटरी डक्ट सीक्रीशन या जो भी इसके अंदर कंटेंट है, जो इसके अंदर स्पर्म या फ्लूइड है, वो दोनों को आके इस यूरिथ्रा के अंदर जो इंटर करेंगे, देन यूरिथ्रा से ये पास आउट हो जाएंगे। तो होपफुली आपने इजेक्यूलेटरी डक्ट के सेक्शन को सीखा होगा कि व्हाट इज इजेक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, अब जिस जगह पे इजेक्यूलेटरी डक्ट आपको ज्वाइन करते हैं उस जगह पे एक ग्लैंड होता है। तीन ग्लैंड है, थ्री साइड्स ऑफ ग्लैंड है। एक तो सेमाइनल वेसिकल का पेयर है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे पेयर है, और दूसरा एक ग्लैंड होता है। स्ट्रक्चर तो एक ही है पर दोनों साइड पे होती है। दोनों की कौन सी साइड? यूरिथ्रा की दोनों साइड्स पे होती है। और इस ग्लैंड का नेम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इधर एक ग्लैंड होगा, बड़ा ग्लैंड है साइज में। ये जो थ्री सेट्स ऑफ ग्लैंड है, उन थ्री सेट्स में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो थ्री जो ग्लैंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा, साइज के हवाले से सबसे बड़ा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। साइज के हवाले से सबसे बड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये भी अपनी सीक्रीशंस होंगी, ये भी अपनी जो सीक्रीशन होगी वो डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली यूरिथ्रा के अंदर पास कर रही है, इंटर कर रही है। ये भी अपनी सीक्रीशन जो आगे यूरिथ्रा के अंदर जो डायरेक्टली पास कर रही है, इंटर कर रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक मिल्की अल्कलाइन सीक्रीशन प्रोड्यूस होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्की अल्कलाइन सीक्रीशन प्रोड्यूस करती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जिनका काम होता है अल्कलाइन। जब हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन आगे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यूज होगी अल्कलाइन। किसकी एसिडिटी? वेजाइना इज नेचुरली एसिडिक। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड या जो सीमेन जब इंट्रोड्यूस होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो स्पर्म्स में भी किल्ड, स्पर्म्स किल हो सकते हैं। क्यों किल हो सकते हैं? बिकॉज वेजाइना इज नेचुरली एसिडिक। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर की तरफ से जो है ये एक ऐसा ग्लैंड रखा गया है जिसके अंदर जो सिक्रीशन होती है वो मिल्की अल्कलाइन सिक्रीशन होती है, ताकि आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स की जो है प्रोटेक्शन की जाए, स्पर्म्स को किल होने से बचाया जाए। इसी तरह से एक और तीसरा ग्लैंड भी है, एक अनदर ग्लैंड भी है जिसका नेम है, छोटा सा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है, और इस ग्लैंड का नेम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और ये अपनी सीक्रीशन जो आके यूरिथ्रा के अंदर एंटर करते हैं, यूरिथ्रा के अंदर आके एंटर करते हैं। इस ग्लैंड का नेम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर की सूरत में होते हैं, पेयर की सूरत में होते हैं, जिनका पेयर होता है एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो इनकी जो फ्यू ड्रॉप्स होते हैं, अगर जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है 100% उसको हम काउंट करें तो 1% जो है इसके अंदर ओनली एंड ओनली ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत ही एक नेग्लिजिबल अमाउंट बट जरूरी होता है। कब? जब सेक्सुअल अराउजल होती है तो उस वक्त जो है इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है इसके रिलीज होते हैं, फ्यू ड्रॉप्स रिलीज होते हैं ताकि यूरिथ्रा की लाइनिंग को क्लियर किया जाए। क्योंकि यूरिथ्रा के अंदर जो आपको पता है यूरिन भी पास होता है, यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी पास होता है। उस यूरिन की जो ट्रेसेस होती है उनको क्लियर करने के लिए इस ग्लैंड की फ्यू ड्रॉप्स ही होते हैं वो जो रिलीज होते हैं, ताकि यूरिथ्रा की लाइनिंग जो क्लियर हो जाए। इस तरह से जो है इन थ्री ग्लैंड्स की सिक्रीशन का अलग अलग रोल होता है। सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन होगी वो न्यूट्रिएंट्स वाले स्पर्म्स। इसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स को किल होने से, एसिडिटी से, वेजाइना की एसिडिटी से बचाएंगे। और इसी तरह से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी फ्यू ड्रॉप्स होगी सेक्सुअल अराउजल के दौरान ही प्रोड्यूस होती है। फ्यू ड्रॉप्स प्रोड्यूस होने के बाद यूरिथ्रा की लाइनिंग को क्लियर करने का काम जो है इन फ्लूइड्स के पास है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एक अनदर नेम भी कल हमने थोड़ा बहुत आई थिंक डिस्कस किया था, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स एक काउपर पर्सन का नेम है, तो काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है होपफुली आपने सीख लिया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जैसे ओवरऑल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इस तरह से जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी आपको पता है एक यूरिनरी ब्लैडर भी होता है जिसका भी कनेक्शन जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर का भी कनेक्शन जैसे यू नो वेरी वेल इस यूरिथ्रा के साथ होता है, यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिन जो उसका वो भी इस यूरिनरी ब्लेडर के अंदर आता है। और इधर एक जैसे यकीनन एक पार्ट होता है और इस पार्ट का नेम होता है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है और यूरिन भी इसी यूरिथ्रा के जरिए पास आउट होता है, बट इनकी पास होने का जो टाइम अलग अलग होता है। डक्ट यही सेम है, ट्यूब यही सेम है, इसी में से यूरिन पास होता है एज वेल एज सीमेन पास होती है। इस वजह से यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। मेल यूरिथ्रा इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनो refers to urine, genital refers to semen or male reproductive fluid। सीमेन भी पास होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, यूरिन भी पास होता है, दोनों जो है इसी सेम डक्ट से पास होते हैं। नॉट एट द सेम टाइम, पास होने का जो है डिफरेंट टाइम है, पर ऐसे डक्ट को कहेंगे यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिनो रेफर्स टू यूरिन, जेनाइटल रेफर्स टू सीमेन और मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। दोनों के पास होने का एक ही डक्ट, ट्यूब, वेसल, नाली जो भी आप कहें वो सेम है। इस वजह से मेल की यूरिथ्रा को कहेंगे यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहेंगे। अब ये जो सीमेन होती है तो हम इस नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं कि सीमेन की कंपोजिशन क्या होती है। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड या जो सीमेन, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड या जो सीमेन है, तो उस सीमेन के अंदर, जिसे सीमेन भी कहते हैं या सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज सेमाइनल फ्लूइड, उसे सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर ग्लैंड्यूलर सीक्रीशंस होती है, ग्लैंड्यूलर सीक्रीशंस होती है। ग्लैंड्यूलर सीक्रीशंस जो होती है प्लस में स्पर्म्स होते हैं। जनरली कहते हैं स्पर्म्स कंटेनिंग फ्लूइड, जनरली कहते हैं स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेमेन। ग्लैंड्यूलर सीक्रीशन यानी जो अभी हमने पढ़ा था कि जैसे सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम से जाया है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनकी जो सीक्रीशन होती है सीमेन का वो 95% सीमेंट का पार्ट होता है। स्पर्म जो है उसके अंदर जस्ट इस फ्लूइड के अंदर ओनली 5% स्पर्म होते हैं। ज्यादातर जो जो मेल रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज या जो सीमेन होता है उसके अंदर ज्यादातर पार्ट जो है इन ग्लैंड्यूलर सीक्रेशन का होता है। स्पर्म का जस्ट उसके अंदर बस 5% प्रोपोर्शन होता है। आगे काउंट वगैरह जो हमारे बुक में नहीं दिया गया है कि इनका काउंट क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ये नोट करेंगे कि ज्यादातर जो है ये ग्लैंड्यूलर सीक्रेशंस होती है और सीमेन जो होता है ज्यादातर उसके अंदर जो ग्लैंड्यूलर सीक्रेशन होती है, और स्पर्म का जो अमाउंट सीमेन के हवाले से है वो 5% होता है। तो आखिरी एक सेक्शन है जैसे मेल कप्युलेटरी आर्गन को हम सीखेंगे। मेल कप्युलेटरी आर्गन जो होता है, मेल कप्युलेटरी आर्गन, मेल कप्युलेटरी आर्गन जो होगा जिसे पीनिस कहते हैं, और उस पीनिस के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे बुक में मेंशन जैसे हेडिंग की सूरत में तो नहीं है, पर ये 3 पार्ट्स हैं। जिस 3 पार्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एक जैसे ये हेड या टिप है, हेड या टिप, हेड या टिप को कहते हैं ग्लैंड्स। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ग्लैंड्स कहेंगे, हेड या टिप को कहेंगे ग्लैंड्स कहेंगे। इस हेड या टिप या ग्लैंड्स के ऊपर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ मेल बेबी एक स्किन होती है जिसे कहते हैं फोर स्किन कहते हैं, जो इस ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। फोर स्किन, फोर स्किन का बायोलॉजिकल टर्म है प्रीप्यूस, बायोलॉजिकली और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से प्रीप्यूस कहते हैं फोर स्किन। बाद में जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी डिजीज की वजह से इसको रिमूव भी करवाई जाती है। और ये जो मेन पार्ट होता है पीनिस का उसे कहते हैं शाफ्ट कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ द पीनिस जो होता है, इलांगेटेड पार्ट जो है इसे शाफ्ट कहते हैं। इसके अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है कि जब इनके अंदर स्पेसेस के दरमियान जैसे ब्लड फिल होता है तो इरेक्शन जैसी स्टेट होती है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। और ये जो जाहिर है एब्डोमिनल कैविटी के साथ ये पीनिस अटैच होगा तो उस पॉइंट को कहेंगे रूट, कहेंगे रूट ऑफ द पीनिस, रूट ऑफ द पीनिस। यकीनन रूट ऑफ पीनिस एब्डोमिनल कैविटी
एब्डोमिनल पार्ट के साथ ये पेनिस अटैच होता है, तो उस सेक्शन को कहेंगे रूट ऑफ द पेनिस। वो रूट ऑफ द पेनिस हुई। बाकी जैसे तीन सेक्शन है, एक शाफ्ट है, दूसरा पार्ट जैसे ग्लैंड्स है, और ग्लैंड्स के ऊपर एक स्किन होती है थोड़ी बहुत, उसे हम कहते हैं फोर स्किन या यूज करते हैं। अब हम एसटीबी बुक की तरफ आ रहे हैं। एसटीबी बुक जो हमारा एसटीबी बुक है, उसको हम जरा सीखते हैं कि एसटीबी बुक के अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे एसटीबी बुक को। अच्छा, सबसे पहले हम इस तस्वीर को देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, जैसे ये यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, और इधर यूरिटर्स आ रहे हैं दोनों साइड से, दोनों किडनी से यूरिटर आ रहे हैं। यूरिटर के अंदर आपको पता है यूरिन होता है, और यूरिन जो है यू नो वेरी वेल आर्द्री तौर पे स्टोर होता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। उस यूरिनरी ब्लेडर के बाद जैसे आपको पता है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर देन जो है यूरिथ्रा के जरिए यूरिन जो है वो पास आउट होता है। यूरिथ्रा के जरिए देन जो है पास आउट होता है। यूरिनरी ब्लेडर यूरिथ्रा के जरिए पास आउट होता है। अब आप जैसे स्पर्म्स का पाथ देखें। स्पर्म्स का पाथ ये है कि जैसे यू नो वेरी वेल ये टेस्टिस है, इधर स्पर्म्स बने, स्पर्म आर्द्री तौर पे इपीडिडीमिस में स्टोर हुए। इपीडिडीमिस में स्टोर होने के बाद आप देख रहे हैं कि एक डक्ट दोनों साइड से, ये जैसे यू नो वेरी वेल टेस्टिस है, स्पर्म्स बने और स्पर्म्स इपीडिडीमिस में गए, और देन दोनों साइड से जैसे 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 भाई लिप इसके, हाँ, अच्छा, दोनों साइड से जैसे ये डक्ट या ट्यूब है, और इस डक्ट या ट्यूब का नेम होता है यू नो वेरी वेल, डक्ट या ट्यूब का नेम होता है वास डिफरेंस। तो यू नो वेरी वेल वास डिफरेंस के बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। वास डिफरेंस तो ये सेमाइनल वेसिकल है, इधर भी ये भी सेमाइनल वेसिकल है, ये भी सेमाइनल है। सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस जब ज्वाइन करेंगे तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगा। सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस ज्वाइन करेंगे तो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा के अंदर एंटर होता है। इजैक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा के अंदर एंटर होता है, फिर जो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है वो इससे डिस्चार्ज होगी। तो ये और इस यूरिथ्रा का वो सेक्शन जिसमें ये एजेक्यूलेटरी डक्ट आपके ज्वाइन करते हैं, तो इधर एक ग्लैंड भी है जिसका नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक और भी ग्लैंड होता है जिसका नेम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये पार्ट जो है ये पीनिस का जो मेन सेक्शन है जिसे शाफ्ट कहते हैं। हेड इज कॉल्ड ग्लैंड्स, और उसके ऊपर एक फोर स्किन होती है दैट इज कॉल्ड पेरिप्यूस कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उससे पेरिप्यूस कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उससे पेरिप्यूस कहते हैं। तो हम कल के हवाले से जो हमने चीजें पढ़ी थी हम उस पे आते हैं कि कल हमने जैसे क्या पढ़ा था उसके हवाले से देखते हैं। कल कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। कल हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो यू शेप ट्यूब है उनके अंदर स्पर्म्स बने, और उसके बाद ये नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं रेटिटेस्टिस ट्यूब्स का नेटवर्क। रेटिटेस्टिस के बाद ये वासा इफ्रंशिया, वासा इफ्रंशिया के बाद ये बड़ी स्ट्रक्चर जो क्वाइल स्ट्रक्चर है जिसका नेम है एपीडिडिमिस। तो यानी चौथा जो पार्ट होगा वो एपीडिडिमिस का होगा। सीरीज या सीक्वेंस के अंदर अगर आप देखें, सीरीज या सीक्वेंस के अंदर नंबर 1 सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नंबर 2 रेटिटेस्टिस, नंबर 3 वासा एफ्रंशिया, नंबर 4 एपीडिडिमिस। ये क्वाइल्ड ट्यूब होता है, क्वाइल्ड ट्यूब होता है तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होता है, 6 मीटर लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। और इधर स्पर्म्स आर्द्री तौर पे स्टोर होते हैं जब तक उनके अंदर टेल ना आ जाए, जब तक वो मोटाइल ना हो, जब तक इजेक्यूलेशन का अमल ना हो, तब तक यहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं।
उसके बाद जैसे ये एक ट्यूब है दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, और ये जाके ज्वाइन करेगा यूरिथ्रा को। तो ये हमने कल पॉइंट्स ये पढ़ी थी। एसटीबी बुक की तरफ आते हैं, जो एसटीबी बुक्स की पॉइंट्स है। एसटीबी बुक, तो एक्सेसरी डक्ट के अंदर डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस, अल्टरनेटिव टर्म्स जरा याद करना जरूरी है, अल्टरनेटिव टर्म्स याद करना जरूरी है। हमने वास डिफरेंस पढ़ा है, पता नहीं ये डक्टस डिफरेंस क्या होता है। तो जितने भी अदर टर्म्स या अल्टरनेटिव टर्म्स जो इन ट्यूब्स के डक्ट्स के मौजूद हैं, तो वो आप याद करेंगे। थिक वॉल्ड ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडिमिस, कहां तक लेके जाएगा? एपिडिडिमिस से वियर दे आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग इजेकुलेशन। तो वास डिफरेंस का काम ये हुआ, एपिडिडिमिस में जहां पे स्पर्म्स स्टोर है वहां से लेके यूरिथ्रा तक लेके जाना, जब तक इजेक्यूलेशन ना हो। इजेक्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होती है, उससे हम कहते हैं इजेक्यूलेशन प्रोसेस को कहेंगे। ईच डक्टस डिफरेंस हैज एन एम्प्यूला, एम्प्यूला क्या है? एक्सटेंडेड पार्ट है, जरा थोड़ा सा वाइडर पार्ट है। किस तरह से वो वर्क या फंक्शन करती है? दैट सर्व एज अ रिजर्वायर। बुक के अंदर जस्ट रिजर्वायर लिखा हुआ है, रिजर्वायर फॉर स्पर्म्स, रिजर्वायर फॉर स्पर्म्स है, रिजर्वायर फॉर स्पर्म्स, स्पर्म्स के लिए रिजर्वायर है। इलस्ट्रेशन एक देखते हैं कि ये एम्प्यूला किस तरह से होती है एम्प्यूला। तो जैसे ये टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस का जो एक्सपेंडेड पार्ट है, एक्सपेंडेड का मतलब है वाइडर पार्ट है, इसी वाइडर पार्ट को हम कहते हैं एम्प्यूला। और इधर जो है आरवी तौर पे जैसे थोड़े से स्पर्म्स का ये रिजर्वायर होता है। और इधर ये जो सेमाइनल वेजिकल है, सेमाइनल वेजिकल का डक्ट और ये वास डिफरेंस दोनों ज्वाइन करेंगे तो यकीनन ये इजेक्यूलेटरी डक्ट बनता है। और इजेक्यूलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है, इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो ये जो डक्ट है इसका डक्ट का नेम होता है इजेक्यूलेटरी डक्ट, जो यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है। इस पार्ट में जहां पे प्रोस्टेट का सेक्शन है उस पार्ट से ये गुजर के, ये जो वेरी क्लियर इसका एक ओपनिंग जो मौजूद है आपको नजर आ रहा है, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग के जरिए आके ये इजेक्यूलेटरी डक्ट, ये भी ओपनिंग है आके यूरिथ्रा में ओपन होता है। इस तरह से इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है यूरिथ्रा के अंदर ये सीक्रीशन या फ्लूइड देता है, यूरिथ्रा के अंदर ये अपनी सीक्रीशन या फ्लूइड देता है। ठीक है, होपफुली आपने इजेक्यूलेटरी डक्ट को सीखा होगा, इजेक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद इजेक्यूलेटरी डक्ट के हवाले से आगे, वन ऑफ द टू हॉलो ट्यूब्स क्रिएटेड बाय द ज्वाइनिंग, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि हाउ इजेक्यूलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड, ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो गिलैंड वाले डक्ट है, एक तो उनका डक्ट, एंड द एम्प्यूला डक्ट्स ऑफ द वास डिफरेंस, यानी दूसरे डक्ट्स हैं वास डिफरेंस के डक्ट और सेमाइनल डक्ट, जब दोनों ज्वाइन करेंगे, सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और इधर जो है वास डिफरेंस का डक्ट, दोनों ज्वाइन करेंगे तो इजेक्यूलेटरी डक्ट बनता है। तो इस वजह से जैसे ये हमने थोड़ा सा काफी ज्यादा ही टाइम दे दिया कि इजेक्यूलेटरी डक्ट क्या है, बिकॉज पुराना जो बुक था उसके अंदर इजेक्यूलेटरी डक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं थी। अब जो ये नया बुक है उसके अंदर इजेक्यूलेटरी डक्ट की थोड़ी सी पॉइंट्स है। और आगे ये किस में ज्वाइन करते हैं, दोनों साइड से आपको पता है इजेक्यूलेटरी डक्ट आगे यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है। द डक्ट सर्व टू कंबाइन द स्पर्म डिपॉजिटेड इन द एम्ब्यूला within the with the fluids generated by the semen। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब देखो इजेक्यूलेटरी डक्ट, इससे पहले जो वास डिफरेंस जो आ रहा है, वास डिफरेंस के अंदर जस्ट स्पर्म्स थे, अब सेमाइनल वेसिकल के अंदर फ्लूइड है। अब इन दोनों फ्लूइड को और स्पर्म को ज्वाइन करता है, मिक्स करता है या कंबाइन करता है। इससे पहले टेस्टिस से स्पर्म्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वास डिफरेंस के जरिए आ रहे हैं। सेमाइनल वेसिकल की जो फ्लूइड या लिक्विड हो गया, अब दोनों मिक्स होके इसे इजेक्यूलेटरी डक्ट, और इजेक्यूलेटरी डक्ट देन ओपन इनटू द यूरिथ्रा, इस तरह से होता है। वरना इससे पहले जो वास डिफरेंस में स्पर्म्स आ रहे थे, अब जो है फ्लूइड जो है आ गई है। फ्लूइड कहाँ से आई है? सेमाइनल वेसिकल से, जो आके ज्वाइन कर रही है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन जैसे वेरी क्लियर है, यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस इसमें जो स्पर्म्स आ रहे हैं, ये वाइडर पार्ट है जिसे हमें एम्प्यूला कहते हैं, और ये सेमाइनल वेसिकल का पार्ट है, सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल की लिक्विड या फ्लूइड होती है, वास डिफरेंस के स्पर्म ये दोनों ज्वाइन करेंगे, इजेक्यूलेटरी डक्ट बनता है।
एक राइट साइड का इजेक्यूलेटरी डक्ट और दूसरा लेफ्ट साइड का इजेक्यूलेटरी डक्ट, और दोनों इजेक्यूलेटरी डक्ट आपके यूरिथ्रा के अंदर आके इंटर होते हैं। और जिस जगह पे ये इंटर होते हैं उस जगह पे एक ग्लैंड है, बड़ा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनकी सिक्रीशन होगी, वो अलग से ड्रग्स के जरिए आपके यूरिथ्रा को ज्वाइन करेगी। तो इस तरह से जो है इजेक्यूलेटरी डक्ट की अरेंजमेंट मौजूद है। सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, वास डिफरेंस का डक्ट, दोनों ज्वाइन होंगे तो इजेक्यूलेटरी डक्ट बनेगा, दोनों ज्वाइन होंगे तो इजेक्यूलेटरी डक्ट, और इजेक्यूलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा। आखिरी सेक्शन की तरफ जाएंगे कि जैसे पीनिस है, पीनिस मेल कप्युलेटरी ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटलिया का हिस्सा है। तीन हिस्से हैं उसके, एक जैसे ग्लैंड्स है जिसे हेड भी कहते हैं या टिप ऑफ द पीनिस कहते हैं। इसके अंदर काफी सारी नर्व एंडिंग्स होती है एंड इट इज सेंसिटिव टू टच। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट होता है ग्लैंड्स के ऊपर एक फोर स्किन होती है, फोर स्किन कवर्स द ग्लैंड्स जिसे प्रीप्यूस भी कहते हैं। सर्जिकली रिमूव भी कराई जाती है ये स्किन किसी डिसऑर्डर या डिजीज की वजह से, डॉक्टर साहिबान सजेस्ट करते हैं, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फोर स्किन को जो रिमूव कराया जाता है। मेजर पार्ट है, इलांगेटेड पार्ट है, उसे शाफ्ट कहते हैं, उसके अंदर एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। एक आखिरी हिस्सा जैसे रूट ऑफ द पीनिस, रूट का मतलब होता है कि पीनिस इज अटैच्ड टू द पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया का मतलब है टू द वॉल ऑफ एब्डोमिन, एब्डोमिन के साथ जाहिर पीनिस जो अटैच होगा तो एब्डोमिन की वॉल्स के साथ अटैच होगा तो उस पार्ट को रूट कहते हैं। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल का मतलब है वो कौन से हार्मोन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलेशन या कंट्रोल करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन से हार्मोन जो है वो रेगुलेट या उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने वाले कौन से हार्मोन्स हैं। सबसे पहले आप उन हार्मोन्स की एक लिस्ट बनाएंगे। टोटल 5 हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन है जिसका नेम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नेम है FSH। तीसरे हार्मोन का नेम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चौथे हार्मोन का नेम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नंबर 5 हार्मोन जो है उसका नेम है इनहिबिन हार्मोन। तो टोटल ये 5 हार्मोन्स हैं। इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। तो सबसे पहले काम ये करें, और ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसमें टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हार्मोन्स वाले सेक्शन में। हालांकि ये टॉपिक्स पहले ही डिस्कस हो चुके, तकरीबन सब डिस्कस हो चुके हैं, जितने भी हार्मोन्स उनके एक्शन पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, बट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस बार जो नया बुक आया है उसके अंदर इसकी हेडिंग भी अलग दी गई है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जरा हम इसको सीखेंगे कि GnRH को प्रोड्यूस कौन करता है, ये भी आपको जहन में होनी चाहिए। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, इस हार्मोन को हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। FSH को कौन प्रोड्यूस करता है, FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करेंगे। LH is also produced by anterior pituitary gland, LH को भी anterior lobe of pituitary gland प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन is produced by testis, testis। कौन से लाइक पार्ट टेस्टिस के अंदर जो कौन से सेल्स, लेडिग सेल्स हैं, एक खास किस्म की सेल्स हैं जिनका नाम है लेडिग सेल्स, वो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगेन इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। कौन प्रोड्यूस करेगा, भाई ये नालो सही बताए छोकरे के कंफ्यूज है। केड़ा सेल, जोर से चलो यार।
पेरिंग सारी वो पेरिंग चाहिए ना वो। हाँ इतने तुझे दोस्त खिलंदा तुझे इन लफ्ज़ अगे ಅಂತ ಶಾಗಿರ್ದಿಗೆ ಅವರ ಅಂದ ಇಕ್ಕಡಿ ಭಾಷೆ ಚಲನ ಅಗಲಿ ಭಾಷೆ उतने जो खिलेंगे थे वो खराब नहीं होते। सर्टोली सेल, सर्टोली एक पर्सन का नेम है और इस वजह से सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये 5 हार्मोन्स कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका एक्शन क्या होगा, हर एक हार्मोन को हम अलग अलग हेडिंग की सूरत में उसको डिस्कस करते हैं और काफी तो इसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। पर आज स्पेसिफिक रेफरेंस होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन हार्मोन्स का क्या एक्शन है, स्पेसिफिक रेफरेंस है, सिर्फ इसको देखना है। नेक्स्ट पेज पे आके वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बुक के अंदर जो हार्मोन की सीरीज है ना, आप उसको छोड़ें, समझ में नहीं आएंगे। पहले GnRH की तरफ आए। GnRH, यू नो वेरी वेल, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी हमने पढ़ा है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस टारगेट क्या हुआ, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुआ, बट इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट सेल्स, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ग्लैंड, टारगेट है इसका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हालांकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कितने हार्मोन टोटल प्रोड्यूस होते हैं, हाउ 7 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पर ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप गोनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस करेंगे, गोनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस करेंगे। गोनेडोट्रोपिन्स कौन से हैं, FSH और LH आर द गोनेडोट्रोपिन्स। तो ये सीरीज या सीक्वेंस है। जैसे अगर हम देखें ये हाइपोथैलेमस है, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस, बुक के अंदर भी ऐसी तस्वीर मौजूद है। तो हाइपोथैलेमस में से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, GnRH। GnRH का टारगेट क्या है, GnRH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको स्टिमुलेट करता है। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो आप यू नो वेरी वेल, इसमें 2 हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, FSH और LH। FSH और LH, FSH और LH आर कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स बिकॉज़ ऐसे हार्मोन जिनका इफेक्ट डायरेक्टली गोनेड्स पे हो, ऐसे हार्मोन जिनका इफेक्ट गोनेड्स पे होता है, तो उन हार्मोन्स को कहेंगे गोनेडोट्रोपिन्स कहेंगे। तो ये हाइपोथैलेमस का एक रोल ये हुआ GnRH का। अब हम दूसरे नंबर हार्मोन FSH की तरफ जाएंगे। तीसरा नंबर हार्मोन LH, चौथा टेस्टोस्टेरोन और पांचवा इनेबिन हार्मोन। तो होपफुली आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब नंबर 2 हार्मोन की तरफ आते हैं, FSH की तरफ। नंबर 2 इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पूरा नेम जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीटेशन है, रिपीटेशन इस बुक के अंदर ज्यादा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। किसने इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया। अब इसका जो देखिए टारगेट क्या है, इस FSH का टारगेट, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन है तो गोनेड्स, कौन से गोनेड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, टेस्टिस। कौन से टेस्टिस के सेल, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को FSH क्या कहेगा कि आप जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा। FSH का रोल होता है स्पर्म प्रोडक्शन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस FSH का जो टारगेट होता है वो टारगेट टेस्टिस है। टारगेट जो FSH के है वो टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर भी कौन से सेल, सर्टोली सेल। सर्टोली पर्सन का नेम था, इस वजह से सर्टोली सेल्स। आप स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर ऐसे चेंबर्स बने हुए और हर एक के अंदर जैसे 3 to 5 यू शेप्ड ऐसे ट्यूब्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 3 to 5 जो ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं,
छोटे ट्यूब्स होते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 3 to 5 सिमिनिफिरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो जाहिर है सिमिनिफिरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान एक स्पेस और गैप भी होगा। स्पेस या गैप के अंदर सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो इस ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं वो है सर्टोली सेल। ट्यूब्यूल सिमिनिफिरस ट्यूब्यूल का जो सेल होगा वो सर्टोली सेल है, जिसका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, कभी किन जगहों पे लिखा होता है कि सिमिनिफिरस ट्यूब्यूल्स दे प्रोड्यूस स्पर्म। सिमिनिफिरस ट्यूब्यूल बिल्कुल उसके अंदर जो है सर्टोली सेल्स होते हैं जो टेस्टिस प्रोड्यूस जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इन सिमिनिफिरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो गैप होता है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स आर लैटिक या सिंपली लैटिक सेल कहते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन का नेम टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, होपफुली एक फंक्शन आपने पढ़ लिया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। टारगेट हुआ उसका सर्टोली सेल, किसके लिए? स्पर्म प्रोडक्शन। एक और फंक्शन भी डिस्कस है। कौन सा फंक्शन? बुक के अंदर एक अनदर फंक्शन भी डिस्कस है। बुक के अंदर एक अनदर फंक्शन भी लिखा हुआ है। तमाम बताए तमाम के सब याद है, छो तो तमाम न लिखो था न किताब का खोलो। ठीक है, याद रखा कि रिकॉर्डिंग में अलग अलग सब विषय होंगे यार, सब याद है। संबर ऑप्शन भी होगा जो नको तमाम लिखो था, नको तो किताब खोले संबर मतलब खस करना जितने भी को छोकर बैठा है वो भी सारे बंद है। बताए अनदर फंक्शन जो किताब है मीटू बताया कौन सा प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, उसके लिए स्टिमुलेट करना। वो प्रोटीन को भी प्रोड्यूस सर्टोली सेल्स करेंगे। एक प्रोटीन है जिसका नेम है, प्रोटीन का नेम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हमारे बुक में नहीं है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सही। रिकॉर्डिंग में बुद्धि भले लिखी है उसमें तो ये भी लिखी है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस अ प्रोटीन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है? एफएसएच कर। एफएसएच सर्टोली सेल से कहता है कि आप प्रोटीन एक बनाएं जिसका नेम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। लफ्ज को आप समझें, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा एंड्रोजन? जिसके साथ इसको बाइंड होना है। कौन सा एंड्रोजन? जिसके साथ इस प्रोटीन को बाइंड होना है। टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड होगा। टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन है उसके साथ आके बाइंड होगा। प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ बाइंड होगा, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन रहती है। वरना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो रिलीज होता है, पर टेस्टोस्टेरोन को रहना किस जगह पे चाहिए? इन द टेस्टिस रहना। किस मकसद के लिए? ताकि स्पर्म बने। ब्लड के अंदर किसी दूसरी जगह पे टेस्टोस्टेरोन का रोल नहीं है, टेस्टिस के अंदर ही है। स्पर्म प्रोड्यूस करने, स्पर्म प्रोड्यूस करने तो जाहिर है इसको इधर ही रुकना चाहिए, रुकना चाहिए इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोटीन जब प्रोड्यूस होगा एबीपी, तो इट बाइंड्स विद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बदले में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन विदिन टेस्टिस है, और विदिन टेस्टिस है तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा। ये रोल होता है, ये फंक्शन होता है इस एफएसएच हार्मोन का होता है। उसके बाद नंबर 3 हार्मोन पे आएंगे। नंबर 3 हार्मोन बुक में ऐसी पॉइंट्स आपको नहीं नजर आएंगे। नंबर 3 हार्मोन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Luteinizing hormone is also produced by, this hormone is also produced by anterior lobe of pituitary gland। वही सेम anterior pituitary gland इस हार्मोन को जो प्रोड्यूस करता है anterior pituitary gland।
और इसका जो टारगेट होगा यकीनन जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट टेस्टिस के अंदर कौन से सेल्स, टेस्टिस के अंदर जो लेडिक सेल्स है। लेडिक भी एक पर्सन का नेम था, इस वजह से लेडिक सेल्स जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, आपको पता है इंटरस्टिशियल सेल्स है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक लफ्ज ऐसे भी नोट किया था, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, बिकॉज इंटरस्टिशियल टर्म कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, जनरल टर्म है, कई जगहों पे ये टर्म इस्तेमाल हो सकता है। इंटरस्टिशियल सेल जिन ऑर्गन्स के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होता है, गैप होता है, उस गैप के अंदर पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक इलस्ट्रेशन में जैसे बनाया था, सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो है T3 to 5 है, पर उनके दरमियान ट्यूब्यूल्स के दरमियान थोड़ा बहुत गैप भी होता है, गैप के अंदर ये सेल्स मौजूद है, गैप के अंदर सेल्स मौजूद है जिनका नेम है लेडिक सेल्स, जिनका नेम है लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसका दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन आपको पता है। तो अब हम नंबर 4 हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की तरफ आएंगे। इसी वजह से मैंने पहले ही जैसे पॉइंट से नोट किया था कि आप बुक की सीरीज को छोड़े हार्मोन को, आप इस सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोल या किरदार हर एक हार्मोन का क्या है। तो नंबर 4 हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसे आमतौर में मेल हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन कॉमनली कॉल्ड मेल हार्मोन, एंड दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर कौन से अभी हमने पढ़ा है, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्ट्स क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है इस हार्मोन का, फंक्शंस क्या है या रोल क्या है इस हार्मोन का, बॉडी के अंदर क्या रोल है। रोल के हवाले से अगर देखा जाए तो एक जिस तरह से आपको पता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं और दूसरे होते हैं प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्स की पॉइंट है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, जब भी किसी भी एक यंग वन का बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे आपको पता है जो इसी वजह से ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आपको पता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो मेल या बॉयज जो होते हैं उनके अंदर सर्टेन ऐसी फीचर्स होती हैं जिनसे पता चलता है कि अब जो है बच्चे भी जैसे कि जवानी की जैसे चंद एक निशानियां जो जाहिर होती हैं, दाढ़ी मूछें ये गोलाफा हम पढ़ चुके हैं, तो उनको भी रेगुलेट कराने में इस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का काम होगा। एक और फंक्शन है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन सा फंक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन। इतना बड़ा जो फंक्शन स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये 3 फंक्शन जो मेन जो आप इनको नोट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस को नोट करेंगे। उसके बाद नंबर 5 एंड लास्ट हार्मोन दैट इज इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन की तरफ आएंगे, आखिरी हार्मोन नंबर 5 एंड लास्ट दैट इज द इनहिबिन हार्मोन। लफ्ज से आपको नजर आ रहा है इनहिबिट, तो सबसे पहले दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स किसके हैं, सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस से। कब प्रोड्यूस होता है ये आप देखें, प्रोड्यूस तब होता है जैसे हमने पढ़ा है कि जब स्पर्म्स की काउंट एक सफिशिएंट हो जाती है,
स्पर्म्स का तादाद ये काफी सारा हो जाता है। उसके बाद जो स्पर्म्स की जरूरत नहीं होती है, तो फिर ये सर्टोली सेल्स जो है, इन्हें बिना हार्मोन प्रोड्यूस होगा। काफी तादाद हो जाता है तो इन्हें बिना हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और ये इन्हें क्या करता है, इन्हें जाता है इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बताता है कि आप जो है ना, ये जो बना रहे थे स्पर्म्स के लिए ऑर्डर दे रहे थे ताकि स्पर्म बने, वो ऑर्डर आप कैंसिल कर दें। ऑर्डर कैंसिल कैसे होगा, एफएसएच की सिक्रीशन जैसे स्टॉप होगी तो फर्दर स्पर्म की प्रोडक्शन भी जैसे स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से ये इनका रोल होता है, किरदार होता है। अल्टीमेटली स्पर्म की प्रोडक्शन को रोकना होता है। तो कैसे रोकेंगे, अल्टीमेटली स्पर्म की प्रोडक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच की सिक्रीशन बंद होगी। एफएसएच की सिक्रीशन स्टॉप होगी तो स्पर्म की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। ऐसी ही इलस्ट्रेशन हमारे बुक में दी गई है, जरा उसको भी आप देखेंगे। सबसे पहले जैसे हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो मेन जो कंट्रोलिंग एक पार्ट है, बिकॉज इसके अंदर जो है जीएनआरएच, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से अगर आप देखें, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जीएनआरएच का टारगेट क्या होता है, इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जीएनआरएच हार्मोन है। जीएनआरएच हार्मोन है, किसने प्रोड्यूस किया, हाइपोथैलेमस ने। टारगेट क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और बदले में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, बदले में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यू नो वेरी वेल, दो गोनेडोट्रोपिन्स हैं। एक गोनेडोट्रोपिन जिसका नेम है एफएसएच, और दूसरा एक गोनेडोट्रोपिन है जिसका नेम है एलएच। ये हार्मोन है, दोनों गोनेडोट्रोपिन है। एफएसएच का टारगेट क्या होता है, एफएसएच का टारगेट सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या आप करेंगे, सर्टोली सेल्स स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की प्रोडक्शन। और जब स्पर्म की प्रोडक्शन सफिशिएंट हो जाएगी, काफी हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यकीनन इसकी जो सिक्रीशन को स्टॉप भी होना होता है। तो ये एफएसएच कौन प्रोड्यूस करता है, यू नो वेरी वेल, कौन से सेल्स होते हैं, सॉरी सर्टोली सेल्स होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। यही सर्टोली सेल्स जो होते हैं, ये सर्टोली सेल्स होते हैं, अनदर एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, बुक के अंदर भी ऐसी इलस्ट्रेशन मौजूद है। इनहिबिन हार्मोन जो जाके एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसे कहेंगे कि आप फर्दर जो है एफएसएच की सिक्रीशन ना करें। एफएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो अल्टीमेटली सर्टोली सेल्स के नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, फर्दर उसकी स्पर्म की प्रोडक्शन वो रुक जाएगी। तो ये कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म होगी, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी। इस फीडबैक मैकेनिज्म को हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह से जो दूसरा जो इसका जो पार्ट है, तस्वीर के अंदर आपको नजर आएगा, एलएच का टारगेट क्या होता है, एलएच का टारगेट होता है लेडिग सेल्स। एलएच का जो टारगेट है वो लेडिग सेल्स है। और लेडिग सेल्स क्या कर रहे हैं, लेडिग सेल्स दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करें। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट किस पे होता है, तीन उसके इफेक्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पर्म की प्रोडक्शन। कैसे, स्पर्म की प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर टेस्टिस में उधर रहेगा तो मोर स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। अगर जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो गई है या स्पर्म्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ये हार्मोन भी बंद हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन। कैसे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एलएच की एलएच की स्टॉपेज हो जाएगी तो यकीनन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। या ओवरऑल ये भी होगा कि जीएनआरएच भी जैसे स्टॉप होगा, जीएनआरएच स्टॉप होगा तो ओवरऑल पूरा ये सिलसिला भी जो है खत्म हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। तो ये हार्मोन्स की रेगुलेशन होती है, इसके जरिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंट्रोल या रेगुलेट होता है। कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, कितने अरसे तक रिलीज होता है, फिर कब बंद होना चाहिए, कौन बंद करवाता है, इसे कहते हैं कंट्रोल, इसे कहते हैं रेगुलेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि हद से ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस हो या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो, हर चीज लिमिट में होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और हर चीज जो लिमिट में होती है ना, 8 लगे 26 मिनट, चाहे 8 लगे 26 मिनट।
हर चीज जो लिमिट में होती है बंद था करेंगे। वहां थकी पे ऐसा जोरी थोड़ी पड़ेगा। वो उसकी जो एक सीरीज होती है, जैसे ये आपने नोट करनी है, उसके बाद लिमिट के बाद कोई भी चीज उससे ना कम हो ना ज्यादा हो, उससे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये सब हार्मोन, कौन सा हार्मोन कब रिलीज होना है, कब स्टॉप होना है। तो आज जैसे हमने पढ़ा है कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आगे होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से हार्मोन, बिकॉज ये टोटली हार्मोनल कंट्रोल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कभी कभार हमें ऐसे ही क्लास के अंदर ऐसे बात करते हैं कि अगर कोई किसी बाइक की इंजरी है या कोई दूसरा ऐसा हादसा होता है, अगर हाइपोथैलेमस फॉर एग्जाम्पल अनलकीली किसी पर्सन का डैमेज हो जाए, पार्ट तो हाइपोथैलेमस डैमेज हुआ, पर आगे देखिए ये सब सिस्टम खत्म हो जाए, बिकॉज मेन जो कंट्रोलिंग चीज है वो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसी वजह से जो ये ट्रैफिक वगैरह के जो होते हैं कि भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना है, ये तो एक प्रिकॉशन होती है। हेड रीजन को प्रोटेक्ट करना है, हेड के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस ये सब रेगुलेट कर रहा है। तो आगे एक और भी ऐसा ही टॉपिक होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, कौन से हार्मोन होंगे वो अलग एक टॉपिक होगा।